बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम रोजगार कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं और रोजगार कौशल के सभी सत्रों को यानी सभी सेशंस को 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं और उसके महत्वपूर्ण नोट्स को देख रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं सेशन 5। सेशन 5 में है आपका राइटिंग स्किल। इस राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले है सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। चूंकि ये इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है इसीलिए यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होगा इंग्लिश ग्रामर का। तो देखिए सबसे पहला है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट्स ए कंप्लीट थॉट। मतलब सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी बहुत से ग्रुप यानी सब ग्रुप है, समूह है। वर्ड्स का मतलब शब्दों का समूह है। दैट कम्युनिकेट्स ए कंप्लीट थॉट, जो कि एक कंप्लीट यानी पूर्ण विचार को प्रदर्शित करता है या जिससे हमको पूर्ण अर्थ का मतलब पता चलता है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है हमने कि किसी मतलब जो वाक्य होगा, शब्दों के एक अर्थपूर्ण समूह को हम वाक्य कहेंगे। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या कहेंगे, हम वाक्य कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में जैसे राजू गोस टू स्कूल, राजू स्कूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह शब्द है, एक है राजू, दूसरा है गोस, तीसरा है टू, चौथा है स्कूल। राजू गोस टू स्कूल, इसका मतलब यह एक अर्थपूर्ण सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, यू आर लेट, इसका क्या मतलब हुआ कि आप लेट हो, यू आर लेट। देखिए 3 शब्द हैं यहाँ पर, अलग अलग हैं, एक है यू, दूसरा है आर और तीसरा है लेट। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर और 3 वर्ड्स इस तरीके से अरेंज है कि उससे एक पूर्ण सेंस का यानी कंप्लीट सेंस का आपको पता चल रहा है, कंप्लीट थॉट इससे पता चल रहा है। तो इसे हम कहेंगे कि यह एक प्रकार का सेंटेंस है यानी कि वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब अथवा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें एक तो सब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। ये कर्ता क्या है, ठीक है, देखिए। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डस एन एक्शन। मतलब एक सब्जेक्ट या तो पर्सन होगा या फिर कोई थिंग होगा। थिंग का मतलब कोई वस्तु हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है। तो एक सब्जेक्ट या तो व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है जो कोई एक्शन करता है। एन एक्शन मतलब कार्य करता है, दैट डस एन एक्शन, जो कोई कार्य करता है वह व्यक्ति या वस्तु जो कार्य करता है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, वह व्यक्ति या वस्तु जो कार्य करता है सब्जेक्ट कहलाता है। हम उसको कर्ता कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। एग्जाम्पल देखिए, दिव्या रीड्स ए बुक। इसका क्या मतलब हुआ कि दिव्या पुस्तक पढ़ती है। बताओ कौन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ काम कौन कर रहा है, बुक पढ़ने का जो काम है वह कौन कर रहा है, दिव्या कर रही है। इसका मतलब दिव्या यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो दिव्या है वो सब्जेक्ट है, ये हमने नोट्स बना करके दिया है आपको। नेक्स्ट देखिए, वर्ब क्या है, तो वर्ब ए डिस्क्राइब एन एक्शन। ए वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन, मतलब एक जो वर्ब होता है वो कार्य को बताता है। यानी कि हम कहेंगे कि जो भी कार्य करने वाले वाक्य हैं वो सब के सब क्या होंगे, वो सारे के सारे जो वाक्य मतलब शब्द होंगे हम उनको वर्ब कहेंगे। दिव्या रीड्स ए बुक, यहाँ पे रीड्स क्या है, रीड्स एक कार्य है। दिव्या कर रही है, क्या कर रही है, कार्य कर रही है। कौन सा कार्य कर रही है, रीड कर रही है। रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, तो दिव्या रीड्स ए बुक, यहाँ पे जो रीड्स है वह क्या है, वह वर्ब है यानी क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, कर्ता ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। ठीक, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, है ना। ऑब्जेक्ट वह यानी कर्म, वह पर्सन या थिंग है जिससे यह पता चलता है कि सब्जेक्ट द्वारा क्या किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा क्या किया जा रहा है।
जैसे जैसे हमने कहा दिव्या रीड्स ए बुक, दिव्या रीड्स ए बुक, इसका क्या मतलब हुआ कि दिव्या पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है। तो ये जो बुक है वह क्या हो गया, ये बुक जो वर्ड है इस वर्ड को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कर रही है दिव्या? बुक पढ़ रही है। और क्या पढ़ रही है? तो हम कहेंगे बुक पढ़ रही है। ये जो बुक है, यह बुक जो वर्ड है यह ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस में। यहाँ पर जो बुक है ए बुक वह ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिव्या रीड्स ए बुक, यहाँ पर ए बुक एक ऑब्जेक्ट है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस। दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, एक तो होगा एक्टिव सेंटेंस और दूसरा होगा पैसिव सेंटेंस, जिसको आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस है ना, सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन टू बी इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि जब कर्ता सब्जेक्ट के द्वारा, यानी जब कर्ता के द्वारा, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है तब एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस कब होता है? जब कर्ता कार्य कर रहा हो। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा हो, है ना। सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, जहाँ सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, आर नोन टू बी एन एक्टिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे संजय, एग्जाम्पल देखेंगे हम, संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ब्रोक द ग्लास। ब्रोक द ग्लास मतलब ग्लास तोड़ा। किसने तोड़ा? संजय ने तोड़ा। तो हम कहेंगे संजय ने ग्लास तोड़ा। यह क्या है? एक प्रकार का एक्टिव वॉइस है। वैसे दिव्या रीड्स ए बुक, दिव्या ने बुक पढ़ा, तो यह कहेंगे कि हम यहाँ पर ये दोनों जो सेंटेंस होंगे वह एक्टिव वॉइस में होंगे। ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं हम एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, जहाँ पर कर्ता कोई काम कर रहा है। लेकिन अगर पहले किसी कार्य को आपको बताना हो तो वहाँ पर हम पहले पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है? सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन आर नोन टू बी इन द पैसिव वॉइस, है ना। पैसिव वॉइस क्या है? तो जब कर्ता पर कोई कार्य किया जाता है तब वह पैसिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल देखिए, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। द ग्लास, अभी हमको ये बताना है कि जो कर्म है वो कैसा हो रहा है। जैसे हमने कहा कि द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, अब हमको पहले प्रदर्शित किसको करना है कि ग्लास को। किसने तोड़ा? संजय ने तोड़ा। तो अगर हमको कर्म को हाईलाइट करना है तो उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, हमने क्या बताया? हमने किससे फोकस किया? ग्लास को। ग्लास किसने तोड़ा? ग्लास संजय ने तोड़ा, या ग्लास संजय के द्वारा तोड़ा गया। वैसे ही हमने एक्टिव वॉइस में आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था कि दिव्या रीड्स ए बुक, दिव्या एक पुस्तक पढ़ती है। लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएं तो हम कहेंगे ए बुक इज रीड बाय दिव्या। यहाँ क्या हुआ? ए बुक, हमने पहले ऑब्जेक्ट को लिखा, हमने कहा कि ए बुक पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पढ़ी जाती है? दिव्या के द्वारा। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस होंगे ये पैसिव वॉइस में होंगे। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय एंड ए बुक इज रीड बाय दिव्या। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे लिखा है सी रोट ए लेटर, इसका पैसिव क्या होगा? ए लेटर वाज रिटन बाय हर। सी रोट ए लेटर, है ना। सी मतलब वह क्या लिखती है? वह पत्र लिखती है। ए लेटर वाज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही ओपन द डोर, डोर उसने डोर ओपन किया या उसने दरवाज़ा खोला। तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम कहेंगे कि दरवाज़ा उसके द्वारा खोला जाता है या खोला गया। तो द डोर वाज ओपन्ड बाय हिम। मोहन प्लेड द फ्लूट, है ना। मोहन प्लेड द फ्लूट, तो मोहन ने फ्लूट खेला। यहाँ क्या होगा? द फ्लूट वाज प्लेड बाय मोहन, फ्लूट मोहन के द्वारा खेला गया। तो ये थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ अन्य एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर ये नोट्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो आप इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज, पर्पज के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, हु ब्रोक द बॉटल। फिर नेक्स्ट है संजय ब्रोक द बॉटल, नो आई डिडंट नो,
और यहाँ लिखा है पिक द पाइसेस या पीसेस हम कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस हैं, सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज सेंटेंस होते हैं देखिए। पहला है स्टेटमेंट और डिक्लरेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में विधिवाचक या विधानवाचक सेंटेंस कहते हैं। देखिए, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेटस और ए फैक्ट, है ना। यह जो है कोई इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है या कोई फैक्ट हमको बताता है। यह सबसे सामान्य वाक्य होता है, इससे इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, आई गो टू स्कूल। इसका क्या मतलब हुआ, मैं स्कूल जाता हूँ। आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियाँ खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों जो सेंटेंस है सामान्य जानकारी दे रहे हैं। कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, कोई भी जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कि यह जो है डिक्लरेटिव सेंटेंस है, या फिर हम इन्हें कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो सेंटेंस हो जाएंगे, स्टेटमेंट सेंटेंस और डिक्लरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन मतलब जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, इस टाइप के सेंटेंस में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क ए क्वेश्चन। इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होते हैं, यानी अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। देखिए, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, ये वाक्य हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क अंत में लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं दिया है। एग्जाम्पल्स जैसे हमने कहा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, आप अपना कमेंट बॉक्स में नेम भी लिख के बता सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये जो व्हाट इज़ योर नेम है, ये क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, हम इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इन विच क्लास डू यू रीड, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम इंग्लिश का सेशन देखेंगे वहाँ पर और अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, इमोशन आर रिएक्शन आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड नंबर, पहला हमने देखा डिक्लरेटिव सेंटेंस, दूसरा देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये तीसरा है इमोशन आर रिएक्शन आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses a strong emotion such as joy, sadness, fear or a fact. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो खुशी को, दुख को, हर्ष को, डर को, इस प्रकार की भावों को अभिव्यक्त करने वाले सेंटेंस होते हैं, और इसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें हम किसी की खुशी को, दुख को, हर्ष को मतलब खुशी को ही, डर को, इस तरीके की जो भी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इनको अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ओह इट्स सो कोल्ड, देखिए यह कितना ठंडा है, या आई केम फर्स्ट इन क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया, मतलब यहाँ खुशी को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड है कोई चीज़ तो ओह मतलब कोई आश्चर्य की बात हो गई। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हम इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर आर इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम इसको आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस में हम किसी को निर्देश या फिर आदेश या परमिशन या कमांड की बात करते हैं या एडवाइस देते हैं किसी को, है ना। जैसे देखिए मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं, दिस सेंटेंस शो एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, है ना। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं आपको, एक तो ऑर्डर बताएंगे, कमांड बताएंगे, रिक्वेस्ट बताएंगे या फिर एडवाइस बताएंगे। आदेश, निर्देश, अनुरोध या सलाह देने वाले वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गो एंड एक्सरसाइज टुडे, जाओ और एक्सरसाइज करो। यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। तो ये जो सेंटेंस है, यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। यू कैन मतलब हम कोई भी सेंटेंस बोले, यू कैन गो नाउ, है ना, तुम अभी जा सकते हो, तो यह क्या हो गया, एक
एक प्रकार से आदेश हो गया कि आप अभी जा सकते हैं। गो एंड एक्सरसाइज टुडे, जाओ और एक्सरसाइज करो, तो ये क्या हुआ, यह भी एक प्रकार का आदेश हुआ। हम इस तरीके के सेंटेंस को कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपने देखा, कौन कौन से, तो हमने कहा सबसे पहला था डिक्लेरेटिव, जिसको विधानवाचक कहते हैं हमने। दूसरा हमने बताया था आपको इंटरोगेटिव, जिसको हमने कहा था कि यह प्रश्नवाचक होते हैं। तीसरा जिसको हमने कहा था एक्सक्लेमेटरी, है ना, जो किसी के इमोशंस को या किसी की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और आर्डर आर इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। ये 4 मुख्यतः वाक्य आपके सिलेबस में दिए हैं। और भी प्रकार होते हैं वाक्यों के, लेकिन ये आपको फिलहाल में मतलब IT के हिसाब से आपको 4 ही मतलब जितना दिया है हम आपको उतना बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सेशन 6, प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। ये क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, जिसको हम कहते हैं कि आप किसी वर्ड को किस तरीके से उच्चारित करेंगे, प्रोनाउंसिएट आप किस तरीके से करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है फोनेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोनेटिक्स क्या होता है, ये आपको पूछा भी जाता है, फोनेटिक्स क्या है ना। तो फोनेटिक्स क्या है, देखिए फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स है ना, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक, है ना। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड, फोनेटिक्स एक साउंड का स्टडी है, दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक, है ना। जबकि हम बात करते हैं कि जब हम किस तरीके से बात करें, है बात करने को, स्पीकिंग के जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का जो अध्ययन होता है कि हम किस तरीके से बात करते हैं, बात करने वाले साउंड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो साउंड होते हैं वॉवेल्स, डिप्थोंग्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये 3 प्रकार के साउंड होते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साउंड, तो साउंड के 3 टाइप्स होंगे, एक होंगे वॉवेल्स, एक होंगे डिप्थोंग्स और एक होंगे कॉन्सोनेंट। वॉवेल का मतलब स्वर, डिप्थोंग्स का मतलब संयुक्त स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स है। आपको पता है कौन कौन से वावेल हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये क्या है, वावेल है। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 12 वावेल साउंड है ना, ये याद रखना है, 12 वावेल साउंड है। वावेल साउंड की अगर हम बात करें तो 12 हैं, जबकि वावेल अक्षर की यानी लेटर की अगर हम बात करें तो केवल 5 हैं। वैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट है। ये साउंड बेसिक्स की बात होगी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए एक है वॉवेल्स, दूसरा है डिप्थोंग्स और तीसरा है कॉन्सोनेंट, है ना। वॉवेल्स, डिप्थोंग्स एंड कॉन्सोनेंट्स, एक हो गए वॉवेल्स, दूसरे हो गए डिप्थोंग्स और तीसरे हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक, ये क्या होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं। The English alphabet has 5 vowels A, E, I, O, U but 12 vowel sounds, है ना, बस यही बात आपको याद रखनी है। We make a vowel sound when we read a vowel in word, जब कोई vowel word का यूज़ हम करते हैं तब vowel sound आता है। वैसे ही we make a diphthong sound when we combine 2 vowels, जब 2 vowels combine हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हाउस, HOUSE, हाउस, है ना, तो यहाँ पे जो आ की ध्वनि आ रही है हाउस में, OU जो है ये आ का यूज कर रहा है, तो हाउस, है ना, ये OU क्या है, एक डिप्थोंग्स है, ना कि प्योर वावेल। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए कॉन्सोनेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नाइदर वावेल नॉर डिप्थोंग साउंड। एक जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो ना तो डिप्थोंग्स होता है ना ही वावेल होता है, वो अलग ही साउंड होता है। जैसे हमने कहे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉट, है ना, एग्जाम्पल देखिए, वर्ड में लिखा है पॉट, पॉट में मतलब POT, ये ओ की जो ध्वनि है ना, ये तो ये क्या है, ये ओ जो है ये तो वावेल है, लेकिन P और T जो हैं ये क्या है, ये दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब P और T ये कॉन्सोनेंट लेटर हो गए। तो इस तरीके से ये तीनों बातें हैं, आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो कि अपने लास्ट में दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इन सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको चूज करना है, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जो इसमें सब्जेक्ट होगा द चिल्ड्रन,
क्योंकि यहाँ पे जो है फुटबॉल कौन खेल रहा है, प्लेड फुटबॉल। ये प्लेड क्या है, वर्ब है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या बचा अपने पास, द चिल्ड्रन। सही उत्तर हो जाएगा अपना द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल में हमको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना है। तो आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन नहीं हो सकता, क्योंकि द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है प्लेड। प्लेड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि प्लेड वर्ब है। बचा क्या, फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो गया, फुटबॉल हो गया अपना ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, फुटबॉल होगा। ठीक है, और इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस सेंटेंस हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। विच सेंटेंस हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विच ऑफ दिस सेंटेंस, इनमें से किस सेंटेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, तो आई एम वॉचिंग टीवी, यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉचिंग क्या है, वर्ब है, और टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। वैसे सी बॉट ए ब्लू पेन, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है। सी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। और बॉट ए ब्लू पेन है ना, पेन क्या है, यानी ब्लू पेन क्या हो गया, ब्लू पेन, पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। द गर्ल्स प्लेड क्रिकेट, द गर्ल्स क्या होगी, सब्जेक्ट हो गया। प्लेड वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। ही रोट हिज सिस्टर ए लेटर, तो यहाँ देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। रोट हिज क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और दूसरा है ए लेटर, ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होंगे। हिज एंड लेटर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिज इनडायरेक्ट एंड लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। दे आर वॉचिंग ए मूवी, दे आर वॉचिंग ए मूवी, ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट है द क्लास वाज रिपेयर्ड बाय राजू, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, है ना, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू। तो जो घड़ी है वो रिपेयर की जा रही है राजू के द्वारा। ये हमारा सही आंसर हो गया, है ना। इसका जो सही उत्तर है जो पैसिव वॉइस में जो है वह है बी नंबर, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच स्टेटमेंट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑर्डर। ये चारों सेंटेंस के एक एक एग्जाम्पल देने हैं, आप पीछे देख करके दे सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट 2 पैराग्राफ्स अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल। कोई भी 2 पैराग्राफ आपको अपने फेस्टिवल के बारे में बतानी है, तो आप लिख सकते हैं 2 पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अन्य और नए सत्र के साथ, नए सेशन जो आप लोगों के बच गए हैं नेक्स्ट सेशन, इसके साथ में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। सेशन 5, 6 हो गया है, 7, 8 नेक्स्ट डे करेंगे। गुड इवनिंग, जय हिंद।